भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वाह महाराज, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आ रहे होंगे वो। बाबा कुछ ज्यादा ही देर हो रही है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। ठहरो, वही कहीं नहीं जाएगा। सुना नहीं महाराज ने अभी क्या कहा है? महाराज, हमें लगता है कि अब तो प्रतियोगिता रही नहीं। वो भीमराव शायद वो डरकर भाग गया है। देखिए ना, ये निकुंज यहां अकेले बैठा है, सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप निकुंज को विजेता घोषित करके छात्रवृत्ति इसे दे दीजिए। बस प्रतियोगिता खत्म। क्षमा करें महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, आने में देर हो गई। भीम, वहां एक पुस्तिका है, उस पुस्तिका में नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों को तुरंत याद करो और उन्हें लिखो। और अब जितना समय शेष है उतना ही दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा नियम लिखेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जी। रुक जाइए, प्रतियोगिता का समय समाप्त। निकुंज, तुमने कितने नियम लिखे बताओ। महाराज 22। भीमराव, तुम भी बताओ। मैंने सारे नियम पढ़े महाराज, लेकिन समय कम होने के कारण सिर्फ 3 लिख पाया हूं। लेकिन आपको आने में देर क्यों हुई? रमा, बाद में पूछते बताते रहना। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि छात्रवृत्ति किसको मिलेगी इसकी घोषणा महाराज के मुंह से सुन सके। हाँ महाराज, अब आप निकुंज को विजेता घोषित कर दीजिए।
ताकि ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाए। भीम बेटा, महाराज को बताओ ना, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? बताओ। घर चलिए बाबा, मैं हार गया प्रतियोगिता। लेकिन भीम बेटा, तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? कहाँ रह गए थे? काका, देर क्यों हुई, कैसे हुई, ये सुनने बताने से कुछ फायदा नहीं है। मैं प्रतियोगिता हार गया हूं और हार की कोई दलील नहीं होती। इतना ही सच है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चलिए घर। भीमराव, इतनी जल्दी क्या है जाने की? अभी महाराज विजेता का नाम घोषित करेंगे, सुनकर जा। महाराज, आपसे अनुरोध है कि आप विजेता का नाम घोषित करें। अवश्य। इस प्रतियोगिता का विजेता है भीमराव अंबेडकर। लेकिन महाराज, विजेता तो निकुंज है और निकुंज तो पहले आया था समय पर, और इस भीमराव को आने में कितना विलंब हुआ था अभी। प्रचंड देव, प्रतियोगिता इस बात की नहीं थी कि कौन समय पर आता है, प्रतियोगिता इस बात की थी कि कौन विलंब से आता है। इसका तात्पर्य महाराज? निकुंज, याद करो, जब तुम यहां आ रहे थे तब क्या तुम्हें एक घायल व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा? अस्पताल लेकर चलो। मुझे समय पर महाराज के पास जाना है, तो मैं अस्पताल ले गया तो मुझे देर हो जाएगी। और तुम उस घायल व्यक्ति को वहीं सड़क पर छोड़कर चले आए। ठीक उसी तरह भीमराव को भी एक घायल व्यक्ति दिखा। बचाओ, कोई हॉस्पिटल ले चलो। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो प्रतियोगिता हार जाऊंगा, लेकिन अगर इन्हें अस्पताल नहीं लेके गया तो मैं मानवता हार जाऊंगा। अब चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। काका उठिए, मैं आपको अस्पताल लेके जा रहा हूं। उठिए, आइए। आराम से। भीमराव उसे वहीं रास्ते पर छोड़कर नहीं आया, बल्कि उसे लेकर अस्पताल गया, इसीलिए उसे यहां आने में समय लगा। और जो दो अलग अलग व्यक्ति आप दोनों को रास्ते में मिले थे घायल अवस्था में, वो मेरे ही सेवक थे। मैं तो आप दोनों की परीक्षा ले रहा था। मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि आप दोनों की नीयत कैसी है। और भीमराव ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षित व्यक्ति विनम्र और मददगार होता है, और शिक्षा का यही तो अर्थ होता है।
नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। मुझे भी लोगों का दुख दर्द समझ में आता है। मैं भी मन से बहुत संवेदनशील हूँ महाराज। यदि तुम संवेदनशील होते तो उस व्यक्ति को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर नहीं आते। तो फैसला यह हुआ कि छात्रवृत्ति भीमराव को दी जाए। मंत्री जी, जी महाराज। अनुबंध लाया जाए। जी महाराज। महाराज, भीमराव, इसमें लिखा है तुम्हारे स्नातक होने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च हमारा बड़ौदा राज्य उठाएगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो हस्ताक्षर करो। माफ कीजिए महाराज, लेकिन ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत अभागा इंसान हूं। 3 बेटों का पिता होने के बाद भी अपने बेटे से दूर रहा हूं। अब ये भी दूर जाकर रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन ये बात तो आपको और आपके बेटे को आपस में बात करके तय करनी होगी। मैं अपने राज्य का नियम नहीं बदल सकता। निर्णय आप दोनों को लेना है। महाराज, हमारी आपसे फिर से विनती है कि आप छात्रवृत्ति निकुंज को दे दीजिए। ये भीमराव, इसका परिवार पूरा नौटंकी है महाराज। आप देखिए ना महाराज, कि आपकी दी हुई मदद का भी इन्हें कोई सम्मान ही नहीं। बाबा, अगर आज छात्रवृत्ति नहीं मिली तो कॉलेज की फीस नहीं भर पाऊंगा। आगे पढ़ूंगा कैसे? बाबा, और फिर इन्हें 3 साल बाद बड़ौदा जाना है। तब तक तो कितना कुछ बदल जाएगा। और ऐसा ही होगा तो 3 साल बाद हम सब भी बड़ौदा जाकर रह लेंगे। सही कह रही है रमा। आगे रास्ता देख लेंगे ना हम। बेटा, बात ये नहीं है। बात ये है कि तुम्हें सिर्फ स्नातक की पढ़ाई नहीं करनी है, और स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अगर तुम नौकरी में उलझ जाओगे तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बाबा, आगे तो ये तब पढ़ पाएंगे ना जब उनकी अभी स्नातक की पढ़ाई हो। और अभी महाराज जी की छात्रवृत्ति स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं बचा है। आज अगर छात्रवृत्ति नहीं लेंगे ना बाबा, साल बर्बाद हो जाएगा बाबा। 1 साल बाद पढ़ लेना, 1 साल कमाना। 1 साल में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएंगे ना। हाँ? जल्दी बताओ भीमराव, क्या निर्णय लिया? समय कम है, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कल तुमने फॉर्म भरा था, पैसे नहीं हो पाए। भीम अपने परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया, अब वो 1 साल पीछे चला गया। इस बूढ़े राम जी के पास सिर्फ पेंशन नहीं, हिम्मत भी है। मजदूरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा और भीम को पढ़ाऊंगा। हम लोग सदियों से ऐसे अंधेरे में रहते आए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी हम लोग वैसे ही रहें। इसका जिम्मा तुम्हें उठाना पड़ेगा, पूरी बिरादरी का जिम्मा। बाबा, मुझे आपके, अपने परिवार और अपने समाज के खातिर ये छात्रवृत्ति लेनी ही होगी। मैं तैयार हूं हस्ताक्षर करने के लिए। तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। राम जी, भीमराव को हस्ताक्षर करने दीजिए। यह अवसर उसके जीवन में सर्वाधिक परिवर्तन लाएगा। करने दीजिए बाबा, बड़ी मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। भीमराव, आज के बाद तुम्हारे कॉलेज की फीस और पढ़ाई का पूरा खर्च बड़ौदा राज्य के राजकोष से जाएगा। धन्यवाद महाराज। भीम ने सही नहीं किया। उसने ऐसी नौकरी चुन ली है कि वो आगे की पढ़ाई कभी कर नहीं पाएगा, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन आपके चाहने से भीम ने कभी कुछ किया है? आपने तो ये भी नहीं चाहा था ना कि वो घर छोड़कर निकल जाए, फिर भी गया। इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी मेरे पढ़ाई के बारे में कहा वो मैं नहीं मान सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपने ये भी नहीं चाहा था कि वो पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढे, लेकिन उसने तो ढूंढ ली। तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। और आपने तो ये भी नहीं चाहा था कि महाराज की शर्त मानकर वो छात्रवृत्ति अपना ले, लेकिन उसने अपनाई। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। मैं तैयार हूँ हस्ताक्षर करने के लिए। देखो जीजा भाई, मैं क्यों नहीं चाह रहा हूँ, ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम छोड़िए ना। आप कुछ कहेंगे फिर मैं कुछ कहूंगी, लेकिन आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि भीम आपकी सुनता नहीं है। रात में क्या खाना बनाना है वो बता दीजिए। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? भीम प्रतियोगिता जीते या हारे, मैं सारे चाल वालों को भोज दूंगा, और आज रात को ही दूंगा। जो करना है आपको कीजिए।
राम जी, अब जो हुआ सो हुआ। अब भीम को जो सही लगा उसने वही किया। अब इसमें भीम से नाराज रहकर क्या फायदा? देखो पुरंजन, मैं नाराज। भीम बेटा, तुम्हारे वो कॉलेज की सारी फीस जमा हो गई और कॉलेज की जो कार्रवाई होती है वो सब पूरी हो गई? सब हो गया काका, कल से पढ़ने जाना है। और बाबा, कॉलेज में जो गुरुजी थे वो सब बहुत खुश थे कि उन्होंने समय पर फीस जमा कर दी। देखो बेटी, शिक्षा व्यक्ति को हर बंधन से आजाद कराती है और भीम उसी आजादी को महाराज के पास गिरवी रख कर आया है।